नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। कुछ लोग सिर्फ पद नहीं निभाते बल्कि एक विचार बन जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही शख्सियत जिनके नेतृत्व में न जाने कितने युवाओं ने जीवन में दिशा पाई है, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाया और सेना को अपना धर्म माना है। हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान, पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे साहब। सर, स्वागत है आपका। तो हम तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत करेंगे, किस तरह से हमारी सेना पिछले कुछ सालों में बदली है। यहाँ पर हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध किस तरह से बदले हैं, पाकिस्तान किस तरह से भारत के लिए परेशानी का सबब लगातार बना हुआ है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और साथ ही मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, उस दौरान हमारी सेना, हमारी अप्रोच में किस तरह का बदलाव आया है, इस मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हम आर्मी में आपको बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए याद किया जाता है। आपका जो टेन्योर रहा है, क्या सोच थी, क्या अप्रोच थी, किन पहलुओं पर आप फोकस कर रहे थे जब आप इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो 2-3 साल पहले ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की जो एक रूपरेखा बनाई थी, उसका वो क्यों हमने ये इनिशिएटिव किया था, क्योंकि आजकल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के बदलते परिप्रेक्ष्य में जी, कैरेक्टर ऑफ वॉर, उसमें खुद इस तरह से बदलाव आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है जिनका भी प्रभाव युद्ध क्षेत्र में बहुत अहम रहने वाला है। तो और उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में बदलाव, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक परिवर्तन का रूपरेखा रखी थी, जिसके मैं कहूँगा 5 प्रमुख स्तंभ थे या पिलर्स थे। सबसे पहले था कि फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, तीसरा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन की प्रक्रिया में बदलाव लाना, अग्निपथ स्कीम उसी का एक हिस्सा था, चौथा था हमारे जो प्रोसेसेस, सिस्टम्स और फंक्शंस है उसको और अधिक सक्षम बनाना, सो दैट योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव्स, और पांचवा था सेनाओं के बीच में, सेनाओं के तीनों अंगों के बीच में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। तो इन पांचों स्तंभों के तहत हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लेकर कोई टारगेट्स रखे थे और उसी दिशा में हमने ये काम शुरू किया था। और मुझे ये बताने में खुशी है कि इन सभी मुद्दों पर, सभी पहलुओं पर हमने अच्छी प्रोग्रेस भी की है। और इन सब का उद्देश्य एक ही था कि हमारी सेनाओं को एक सक्षम, प्रबल और सशक्त बनाए, और मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के चलते ताकि भविष्य की सुरक्षा और रक्षा संबंधी चुनौतियों को निपटाने में हम अधिक सक्षम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया का हमारा उद्देश्य था। तो 1971 के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बहुत ही सफलता के साथ इसे अंजाम दिया। और आप आर्मी चीफ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के ऑपरेशंस के पीछे बहुत गहरी सोच होती है, प्लानिंग होती है। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे ऑपरेशन को, क्योंकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था और जिस तरह से, जिस एक्यूरेसी के साथ हमारी सेनाओं ने इसे किया है, वो काबिल तारीफ है। आपने बिल्कुल सही कहा, और इस संदर्भ में मैं 3-4 मुद्दे रखना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर का क्या महत्व है, क्या अहमियत है जी। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे देश का जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है एक पूरी तरह से बदला है। हमने किस तरह से हमारी चुनौतियों को, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का हमने सामना करना है, उसमें कई नई नॉर्मल्स, न्यू नॉर्मल्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं। खास करके हम आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से हमारा रवैया होना चाहिए, हमारा क्या पोस्चर होना चाहिए, वो दूसरा। तीसरा, जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप और सेना या तीनों सेनाओं के बीच में जो सामंजस्य, क्लैरिटी और कन्वर्जेंस था, उसका भी बहुत मुझे लगता है ये एक अच्छा उदाहरण रहा है। उसी तरह से हम हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेने के लिए किस तरह से फोर्स या सेनाओं का हम उपयोग करें, वो भी इसमें काफ़ी अच्छे से शामिल हुआ है।
तो एक तरह से जो हमारा रिस्पांस रहा है ऑफ सिंदूर के दौरान, मुझे लगता है वो बहुत ही कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन रहा है, जिसमें एक अच्छा मजबूत सदृढ़ राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बहुत अहम इसमें रोल रहा है। और इसी तरह से हमने किस तरह से रिस्ट्रेन और शक्ति के साथ, रिस्ट्रेन विद स्ट्रेंथ और प्रिसिशन विद पर्पस, इन दोनों को कैसे एकत्रित करके हमारा रिस्पांस रहा है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। और एक दृष्टि से जो भी ऑप सिंदूर के दौरान हुआ है, मेरी समझ में रक्षा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में जो जो कार्य हुआ है, उसी का एक पूरा निचोड़ या उसी के पूरी, जिसे हम मैनिफेस्टेशन या वैलिडेशन कहते हैं, वो एक तरह से हम कर पाए हैं। बिल्कुल। यहाँ पर ये भी बात मैं करना चाहूँगी कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहा है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है वो अपनी ज़मीन का, क्या पाकिस्तान के प्रति जो पहले हमारी अप्रोच थी और अब की अप्रोच में आप फ़र्क पाते हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक आप सेना में रहे हैं? नहीं, ये जो हमारा बदलाव रहा है, हमारा रवैया रहा है आतंकवाद के प्रति, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है बदलाव देखने को आया है। हमने किस तरह से इस समय ऑप सिंदूर में हमारा फोर्स या हमारे शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, ये भी ध्यान रखते हुए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य है उनको शामिल करने में बहुत ही कैलिब्रेटेड, रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर्ड और प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, जिससे कि एस्केलेशन स्थिति की ना हो, उसी के साथ साथ हम अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल कर पाए। मुझे लगता है इसका ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, एक अच्छा उदाहरण है, और विश्व भर में आने वाले समय में ज़रूर जितने भी हमारे एनालिस्ट है, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है, वो इसका बड़ी अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर चीन की भी बात करें सर, तो पिछले कुछ सालों में चीन पाकिस्तान ज़्यादा करीब आए, क्या ये भारत के लिए एक सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती के तौर पर सामने आया है? चीन और पाकिस्तान दोनों के देशों के बीच में जो आपस में इनकी रिलेशनशिप है, कई तज्ञ इसको कॉल्यूजन कहते हैं, वो एक स्वाभाविक चीज़ है और हमको उसको अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या ये, कई लोगों ने टू फ्रंट वॉर की भी बात की है, मैं उसको टू फ्रंट चैलेंज समझता हूँ। तो जो भी हम भविष्य में प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग के दौरान हमको इस चीज़ को फैक्टर करना पड़ेगा कि यदि इस सिचुएशंस में, ऐसी स्थिति में किस तरह से दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे की कैसे मदद कर पाए। हो सकता है वो कोई इक्विपमेंट, वेपन्स के लिए, कोई सस्टेनेंस के लिए, कोई इंटेलिजेंस, दुश्मन के बारे में जानकारी देने के लिए, इन सब चीज़ों में हमको इसका ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। सर, यहाँ पर LAC की तरफ भी अगर हम देखें तो चीन लगातार निर्माण कर रहा है, उसके मुकाबले भारतीय सेना का जो डिप्लॉयमेंट है और जो स्ट्रेटजी है, उसे आप कैसे देखते हैं, वो कैसे आंकते हैं आप? क्योंकि लगातार हमने ये भी देखा है कि जो गलवान के बाद ईस्टर्न बॉर्डर, उसके आसपास लगातार स्टैंड ऑफ की स्थिति या एक तनाव जो है वो बना हुआ है, भले ही अभी थोड़ी शांति है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी फ़ौज, हमारे जितने भी जवान उन मुश्किल इलाकों में कार्यरत या तैनात है, वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है, अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और यदि किसी तरह से कॉन्टिंजेंसी या ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो उन सब के लिए पूरी तरह सक्षम है और तैयार भी है। और साथ साथ उन सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य करना है, उस पर भी सही मात्रा में ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारी तैयारी LAC पर मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला जनरल पांडे हमसे बातचीत के लिए, और आपके साथ बातचीत करना और इन तमाम मुद्दों पे जो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, और क्योंकि आप आर्मी चीफ रहे हैं तो ऐसे में आपकी बातें जो हैं और रोशनी डालती हैं इस तरह के मुद्दों पे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।